ठीक है, I think we can start now. We are all set to go. Okay. All right. अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुशामदीद आज के सेशन में। आज का हमारा जो टॉपिक है मैं सिबलिंग राइवलरी, यानी कि बहन भाइयों में जो आपस के जो झगड़े होते हैं जिसकी वजह से एक आपस में इख्तिलाफ पैदा हो जाता है। तो वो एक हमारा टॉपिक है। थोड़ा सा उसके बारे में तफसील से ये बताना पसंद करूँगी कि इस झगड़ों की वजह से आपस में ताल्लुकात जब ख़राब होते हैं, तो जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनके आपस में रिलेशनशिप्स पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है और बहुत इम्पैक्टफुल होता है, और आप ख़ानदान जो है वो बिखर जाता है। और ये चीज़ शुरू होती है बच्चों के बचपन से। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, और इसको स्टार्ट करते हुए मेरे ज़हन में एक स्टोरी आई, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। और हमारे कोई जानने वाले हैं, और उनके पास उनका बड़ा बेटा है, तो माशाल्लाह बहुत ही स्मार्ट है और एकेडमिकली बहुत अच्छा है। जब भी हम उनके घर जाते थे तो वो ये हमें बताते थे कि ये बहुत स्मार्ट है, बहुत ज़बरदस्त पढ़ता है, एकेडमिकली बहुत हाई है ये, और इसको तो ये एक्सेल करेगा और ये फलाने स्कूल जाएगा और इसके ज़बरदस्त मार्क्स आते हैं, और स्कूल में जब जाओ इसकी तारीफ़ें होती हैं। और सेकंड उनकी एक बेटी थी, तो हाँ, ये बस ठीक है, ये ठीक पढ़ती है, ये सही है बस अपनी जगह। तो उस बेटी को इतनी तवज्जो नहीं होती, तो और जो कि हम एज़ अ थर्ड पर्सन जब हम जाते तो हमें ये ख़ासा महसूस होता है कि वो कंपैरिज़न बहुत करते। तो फिर जो तीसरा बच्चा था उनका, तो तीसरा बच्चा भी बहुत स्मार्ट था, और तीसरे बच्चे को भी बहुत ही हाइपर एक्टिव था, इसको तो हमें अलग से डील करना पड़ता है, ये तो बहुत अच्छे ज़बरदस्त है पढ़ाई में। और फिर जब बेटी का मामला आता था कि हाँ, तो उसके बारे में कोई ऐसी तारीफ़ सुनने में नहीं आती। तो आहिस्ता से पता चला कि कुछ अरसे बाद पता चला कि बेटी की जो सेल्फ एस्टीम थी वो बिल्कुल लो हो चुकी थी, और उसके कोई दोस्त नहीं बनते। और फिर उन लोगों को ख़्याल आया कि हाँ ठीक है, तो फिर मदर ने पिकअप किया, और फिर शी स्टार्टेड वर्किंग, ताकि सिबलिंग्स के दरमियान जो है कोई किस्म का कंपैरिज़न ना रहे, और इसके साथ उन्होंने अलग से काम करना शुरू किया ताकि वो उसको बूस्ट करें। तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्ज़ाम्पल के जहाँ पर कंपैरिज़न होता है और सिबलिंग्स के दरमियान जो है वो एक फ़र्क होता है माँ-बाप के रवैयों में। और उन रवैयों में फ़र्क होने की वजह से बच्चे जो होते हैं वो डिफ़रेंट तरीके से ग्रो होते हैं, उनकी डिफ़रेंट एकेडमिक्स अलग होता है, उनकी सोशल वैल्यूज़ अलग होती हैं, उनके सोशल सर्कल्स अलग हो जाते हैं, और वो आहिस्ता-आहिस्ता जो पहले फ़र्क छोटा होता है वो आहिस्ता-आहिस्ता तो बड़ा होता चला जाता है, और डिस्टेंसेस क्रिएट होते चले जाते हैं। और वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो आपस में होता है कि एक को फ़ील होता है कि हाँ, मैं तो इतना अच्छा नहीं पढ़ता, तो मेरा जो भाई है वो बहुत अच्छा है। तो दैट आल्सो इम्पैक्ट्स द फैमिली, क्योंकि जब बड़े होते हैं ब्रांचेस अलग हो जाती हैं, तो हर एक की अपनी-अपनी फैमिली होती है, तो फिर डिस्टेंसेस क्रिएट होते चले जाते हैं। तो बेसिकली होता ये है कि सिबलिंग राइवलरी जब छोटे बच्चों में जब होती है, जब तज़ाद जब माँ-बाप के रवैयों में आता है, तो वो डिस्टेंसेस जो बेसिकली होता शुरू में ही है, लेकिन वो एक इट एक्चुअली it is actually responsible for creating distances between relationships between the whole family members. तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जी नहीं भाई, फैसल भाई जी, मैं हमें बोले मेरे ख्याल से किसी ने मैसेज किया है कि देयर इज नो वॉइस, तो मेरा ख्याल है कि There's no वॉइस तो voice? हमें आ रही है। हाँ नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है उनके पास से ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, तो आप अपना प्लीज चेक कर लीजिए कि आपका ऑडियो सही तरह कनेक्टेड है या नहीं। जी जी, नहीं भाई, आप कुछ बता रहे थे इस बारे में। अभी मैं थोड़े एक बैच में हूँ, यहाँ पे होता था इंटरप्शन हो, तो वरना I'll be joining in a few minutes। मैं आपको एक और छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। तो तो आपने बताया ना कंपैरिजन का जो एक आउटकम ये निकला, तो एक और होता है फेवरेटिज्म का एस्पेक्ट। तो फेवरेटिज्म में ये होता है कि आप किसी अपने बच्चे को किसी और या किसी बाकी या दूसरे बच्चों के मुकाबले में आपका बच्चा फेवरेट होता है, तो फॉर वट एवर रीजन आप उसके ऊपर तवज्जो ज़्यादा दे रहे होते हैं, दूसरे को नहीं दे रहे होते। तो इसमें मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ था, मैंने एक साहब को कोच किया था, ही इज अराउंड 55 years of age। So I happened to coach him for a period of over a year or something।
उसमें मुझे एक दफ शुरू में तो मुझे बहुत यानी अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन बहुत आगे जाके उन्होंने एक दफा जब उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, यानी ही वाज काइंड ऑफ स्टक एंड नॉट मूविंग फर्दर, तो उसमें उन्होंने एक दफा कहा कि मेरे साथ जो है मसला ये हुआ कि हमारी फैमिली में मेरे जो बड़े भाई थे, he took away all the attention and focus of his parents because of certain physical disability। जो है उनकी वालदा का फोकस जो है वो उस बड़े बच्चे की तरफ हुआ, और बकिया बच्चे जो है ना वो उसके बाद की जो 2-3 सिबलिंग्स थे, दे डिड नॉट गेट अटेंशन। तो उसकी वजह से उनकी पढ़ाई या और दूसरी चीजें जो है वो काफी सीरियसली अफेक्टेड रही। और अच्छा, इसमें क्या हुआ कि जो द सिबलिंग which took away all the attention, वो जो है ना वो आगे निकल गए, और लेकिन उनके जो बकिया जो बच्चे थे ना वो पीछे पीछे रह गए। तो उसमें जो है ना इस वजह से हुआ यूँ कि एक तो अटेंशन भी उस बड़े वाले सिबलिंग को मिली, और एंड दैट सिबलिंग आल्सो स्टार्टेड डूइंग वेरी वेल इन हिज स्टडीज, और सब कुछ। और बकिया सिबलिंग जो है वो चूंकि स्टडीज में भी उतने नहीं आगे बढ़ पाए, दे डिड नॉट गेट फोकस, दे आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल ईदर। एक पूरी फैमिली में उस एक चीज की वजह से एक ऐसा डिसबैलेंस या इम्बैलेंस एक क्रिएट हुआ कि that cannot be parted anymore, which has been going on for years and years। तो अब इसमें जो बात इसमें कहने की है या जो बताने की है वो एक कंपैरिजन तो इसमें नहीं था, लेकिन इसमें ये था कि एक बिकॉज ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी टू वन ऑफ द चिल्ड्रन इन द फैमिली, उस बच्चे को बहुत ज्यादा एडिशनल फोकस और अटेंशन मिली, और उसकी वजह से बकिया बच्चे जो है ना वो उसका शिकार हो गए, जो उनको फोकस नहीं मिल पाया, जो अटेंशन नहीं मिल पाई। तो उस अटेंशन डिफिसिट की वजह से जो बकिया बच्चे थे वो इतना they could not prosper as much as the elder one did। तो ये एक और फिर बाद में उसकी वजह से फिर परफॉर्मेंस में और दूसरी चीजों में काफी हमें चैलेंजेस आ रहे थे जो कि कोचिंग में सामने आए ओवर पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा नैर भाई, आपने जो ये हमें स्टोरी बताई है ना, तो इसमें जो सिबलिंग राइवलरी से जो परफॉर्मेंस के इशू आए, तो एक तो ये एरिया ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। दूसरी एक और मुझे एक कोचिंग जो है ना क्लाइंट अपने याद आए, तो उनके साथ कुछ अर्से पहले मैंने काम किया था। तो वहां पे जो पेरेंट्स की कंप्लेंट हुई थी कि उनका जो बड़ा बेटा था वो बहुत ज्यादा जो है ना यानी कि वो अपने आप में रहता था, बहुत ज्यादा क्लोज डाउन होना शुरू हो गया था, बहुत ज्यादा कम्युनिकेट नहीं करता था और लोगों के साथ, और जब से कोई बात कही जाती थी तो वो अक्सर उसको नहीं मानता था, बल्कि वो वही करने की कोशिश करता था जो उसका दिल चाह रहा होता था, ये अपने तरीके से काम करने की कोशिश करता था। उसकी एज थी अराउंड 16-17 ईयर्स की थी, और जाहिर है उससे उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन थी कि अब वो बड़ा हो रहा है तो फिर वो कुछ चीज़ों के बारे में घर वालों का ख्याल रखेगा, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करता था। और बहन भाइयों के साथ खासतौर पे जो उसका बिहेवियर था ना, तो वो काफी ऑड था, यानी कि वो उनको पसंद नहीं करता था, और एक तरह से उनके दरमियान हमेशा जो है ना एक कंपटीशन रहता था कि ये मेरी चीजें क्यों ले रहा है, ये मेरे रूम में क्यों आ रहा है, यहाँ तक जो है ना कि उसके रूम में कोई जाता था तो वो उसको भी ऑब्जेक्ट करता था। तो खैर जब उनके वालिदैन के साथ बातचीत हुई, उसके साथ बातचीत हुई, तो फिर आगे जाके पता ही चला था कि वो उनके घर में जो उनका एक छोटा बेटा था, उसकी थोड़ी सी कंडीशन कोई एक स्पेशल कंडीशन थी, ठीक है, जिसकी वजह से उसे माँ बाप जो है उसको ज्यादा केयर करते थे, वो अक्सर हॉस्पिटलाइज भी रहता था। तो जब वो हॉस्पिटलाइज रहता था तो जाहिर है माँ भी उसकी केयर में लगी रहती थी, और वालिद जो थे वो भी काफी बिजी रहते थे, बच्चों को काफी जो है वो खुद से मैनेज करना पड़ता था। तो ऐसा ऐसा ये, और वो बच्चे को जो प्रॉब्लम थी वो उसकी बर्थ से थी। तो जो उनका बड़ा बेटा था वो ये देख रहा था 10 साल से कि यार जो मेरे वालिदैन है वो मेरे छोटे भाई की ज्यादा केयर करते हैं, ठीक है, मेरी कम केयर करते हैं। जो चीजें मुझे बचपन से खुद करनी पड़ रही हैं वो उसके लिए जो है ना, ऑल्दो वो 12 साल का हो गया लेकिन उसके लिए की जाती हैं, उसका ख्याल रखा जाता है। तो इससे उसके जहन में जो है ना ये एक आइडिया डेवलप होना शुरू हो गया कि ही इज द स्पेशल वन और ही इज द लव्ड वन, और मैं जो हूँ ना बस यानी कि मैं सिर्फ काम करने के लिए हूँ। तो इसलिए जो है ना उसने अपने आप को क्लोज डाउन
करना शुरू कर दिया, उससे जो है ना उसके रिलेशनशिप जो थे वो बाकी सिबलिंग्स के साथ भी खराब होना शुरू हुए, उसके वाले साहब के साथ भी खराब होना शुरू हुए, क्योंकि जब वो बात नहीं मानता था और अपनी मर्जी करने की कोशिश करता था, बिकॉज उसको ऐसा लगता था कि दूसरे जो है ना वो उस पर बस हुक्म चला रहे हैं, ही इज जस्ट कि आप वो उनका कोई एम्प्लॉय है, और उससे उस तरह से प्यार नहीं किया जाता जिस तरह दूसरे से किया जाता है। तो उसकी वजह से उसको काफी सारे रिलेशनशिप इश्यूज जो है ना वो डेवलप होना शुरू हो गए थे। फैसल में तो मैं पेरेंट्स को फिर पेरेंट्स ने फिर क्या क्या किया उसके बारे में? हाउ डिड दे हैंडल इट? अच्छा, आप म्यूट हो पेरेंट्स ने जो रहे है ना हाँ, पेरेंट्स ने फिर खैर उसका मैं आगे बताता हूँ कि वो आगे हुआ ये कि पेरेंट्स ने जो है ना फिर कुछ अपना एटीट्यूड जो है वो उनकी वालदा ने उसके ऊपर काम करना शुरू किया, उसको ये एक्सप्रेस करना शुरू किया कि ही इज एज इम्पोर्टेंट एज एनी अदर किड, और उससे जो है ना फिर उसके बिहेवियर में चेंज आना शुरू हुआ। ऑल्दो उस बच्चे के साथ भी मैंने काफी सारे सेशन किए, तो बच्चे का भी इंटरेस्ट इन चीजों की तरफ डेवलप करना शुरू किया, ही स्टार्टेड टू रियलाइज कि हाँ, कोई अगर किसी के साथ कोई स्पेशल कंडीशन हो, स्पेशल प्रॉब्लम हो, तो उसको हेल्प करना जो है ना, दिस इज पार्ट ऑफ द करेज, इट्स नॉट लाइक हमें, और पेशेंस जो है ना, पेशेंस इज द करेज, कि आप जो है वो अब आपके साथ अब इम्बैलेंस है तो आप उसको बर्दाश्त करें और उसको रियलाइज करें। तो बहुत एक एक लंबा एक एक पीरियड है जो उस बच्चे के साथ पे काम करना पड़ा, और उसकी काफी सारी जो है ना वो मेंटल ग्रूमिंग हुई, तो उससे उसके बिहेवियर में फर्क आना शुरू हुआ। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो था वो ये था कि जो डिफरेंट बिहेवियर होता है ना डिफरेंट बच्चों के साथ वालदैन का, तो उसको बच्चे समझ नहीं पाते। वालदैन तो अपने तर्ज पे जो है वो बिल्कुल सही कर रहे होते हैं, क्योंकि एक को ज्यादा जरूरत थी और दूसरे को कम जरूरत थी, एक सेल्फ सस्टेन कर सकता था, एक को जो एक्सटर्नल रिसोर्सेज पे सस्टेन कराना था, तो इसलिए वो उनको डिफरेंट बिहेव कर रहे थे उन दोनों के साथ। लेकिन बच्चे जो है ना वो तो अब खासतौर पे टीनेजर्स जो होते हैं उन वो इतने उनके माइंड जो है ये इतने एब्स्ट्रैक्ट कंडीशंस को नहीं प्रोसेस कर सकते ना, तो वो तो नहीं समझ पा रहे, उनको तो जो साफ साफ नजर आ रहा है सामने, फेस वैल्यू जो उनको दिख रही है बिहेवियर्स की, वो उसी के ऊपर अपना परसेप्शन बिल्ड कर रहे हैं, उसी के ऊपर उनका जहन जो है वो बनता चला जा रहा है कि नहीं यार ये स्पेशल है, मैं स्पेशल नहीं हूँ। और वो इस चीज को रियलाइज ही नहीं कर रहे कि यार किस इस वक्त जो है फैमिली की सस्टेनिंग के लिए जो है ना वो हमें किस तरह का बिहेवियर हमारा होना चाहिए। तो एक रियलाइजेशन ये करानी चाहिए इस तरह की सिचुएशन में खास तौर पे कि जो है ना द होल फैमिली इज अ टीम, ठीक है, एंड टीम्स आइदर विन और लूज टुगेदर। तो ऐसा नहीं हो सकता कि टीम का एक प्लेयर तो जीत जाए लेकिन बाकी 10 प्लेयर जो है ना वो हार जाए, ठीक है, तो इट डजंट मीन एनीथिंग। तो यहाँ पे अगर वो फैमिली को एज अ टीम देखना शुरू करें, उनके आप माइंड बिल्डिंग इस तरह करें, स्पेशली खासतौर पे जब फैमिली के अंदर कोई स्पेशल सिचुएशन हो, तो फिर उसका जो है ना बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। लेकिन जो पॉइंट है यहाँ वो यही था कि जैसे नए भाई ने परफॉर्मेंस की बात की थी कि डिफरेंट बिहेवियर्स और डिफरेंट लेबलिंग करने से जो है वो बच्चों की परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ा। तो यहाँ पे ये था कि डिफरेंट बच्चों को डिफरेंट ट्रीटमेंट देने से उनके रिलेशनशिप में जो है ना वो फर्क पड़ा। तो सिबलिंग राइवलरी जो है, जो आपस के जो तजाद और एक दूसरे से जो दूरी है, वो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स है जो लॉन्ग रन में और जाके बढ़ जाते हैं, तो वो इनको जो है ना वो जन्म देती है। जी नहीं भाई, आप कुछ कह रहे थे इस हम्म बारे में? अच्छा, मैं कह रहा था कि यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि होता क्या है। यानी आपने अभी हमने दो तीन चीजें डिस्कस की ना सो फार, कि यानी आप बच्चों को कंपेयर करते हैं या किसी कोई एक बच्चा जो है वो किसी वजह से फॉर एनी रीजन अटेंशन ज्यादा ले आता है। जैसे आपने बताया कि ये जो बच्चा था इसको कुछ फिजिकल कंडीशन इस बच्चे की ऐसी थी कि सेकंड भाई जो था, ये जो स्टोरी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई उसमें इसी तरह की फिजिकल कंडीशन जो बड़े बच्चे के साथ थी, तो वो ज्यादा अटेंशन जो है वो ले गया। तो उसमें होता क्या है कि ये क्रिएट करता है रिजेंटमेंट। अच्छा जी, मुझे तो वो मिला नहीं जो कि बड़े भाई को मिल गया या बड़ी बहन को मिल गया। तो चूंकि क्योंकि मुझे मिला नहीं, तो वो जो है वो एक रिजेंटमेंट की एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और वो रिजेंटमेंट जो है ना वो एक फीलिंग होती है जो कि एक इमोशनल ब्लॉक को क्रिएट करता है, और वो
इमोशनल ब्लॉक, मुख्तलिफ लोगों के इमोशनल ब्लॉक्स की वजह से किसी ना किसी एक ऐसी चीज का शिकार हो जाते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ लोगों के इमोशनल ब्लॉक जो है ना मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। अब किसी का रिसेंटमेंट की वजह से इमोशनल ब्लॉक होता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन फॉर इंस्टेंस, अब चीज़ों को टालना। तो अब हम देखते हैं कि हम अक्सर औक़ात जब लोगों को यानी एडल्ट्स को स्पेशली एग्जैक्ट कोचिंग में भी हम देखते हैं प्रोफेशनल्स को इस प्रोक्रेस्टिनेशन, बल्कि को थोड़ा सा हमें जो है ना देखना पड़ता है कि अच्छा, नहीं भाई, आपके जो आवाज है ना Tough. वो ब्रेक हो रही है, तो नहीं, मैं रिसेंटमेंट की बात कर रहे थे कि रिसेंटमेंट क्रिएट हो जाती है सिबलिंग्स में, आपस में रिसेंटमेंट क्रिएट हो जाती है। तो वो माँ बाप जो है वो उसको किस तरीके से एड्रेस करें, तो उसको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि आप क्या चीज़ ऐसी है जिसके हमारा रवैया चूँकि डिफरेंट है, तो हमारा रवैया डिफरेंट होने की वजह से रिजेंटमेंट ना क्रिएट हो जाए बच्चों के दरमियान। और वो रिजेंटमेंट अगर अभी क्रिएट हो जाएगी तो वो उनको साइकोलॉजिकली उनको अफेक्ट करेगी, एंड इट इज बहुत केसेस में ऐसा होता है। नॉर्मली भी अगर हम अपने अतराफ में भी देखें तो वो भी आपको नजर आएगा कि इस तरह हो रहा होता है। तो व्हाट इज इट दैट पेरेंट्स कैन डू कि रिजेंटमेंट ना क्रिएट हो? बस भाई ये बताएं, व्हाट इज इट दैट पेरेंट्स कैन डू? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ना वो इसमें यह है कि एक जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ठीक है। तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या कहलाता है? तो वो एक थ्योरी है, वो ये कहती है कि यार अगर दो दो चीजें इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ। जी, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो मैं आपको मजे की ना दो फिलॉसफी बताता हूँ। एक ये है कि तीन लोग हैं, ठीक है, और उनमें से एक जो है ना वो खाना खा के आया, और एक ने आज कल खाना खाया था, और एक 2 दिन से भूखा है, ठीक है। और आपके पास आते हैं 3 सेब, तो आप किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? भाई सुनिए, आप किस तरह से उनको करेंगे? क्या आप तीनों को एक एक दे देंगे, या आप जो काफी दिनों से भूखा है उसको ज्यादा देंगी, जिसका पेट भरा हुआ है उसको नहीं देंगी, और जिसने एक दिन से नहीं खाया उसको एक दे देंगे? तो देयर आर मेनी वेज टू डू दिस, राइट? तो कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं यार, तीनों को बराबर देने का फायदा नहीं है, तो एक को जो ज्यादा भूखा है, जिसके पास कम चांसेस है उसको सरवाइव करने के, उसको ज्यादा दे दिया जाए, ठीक है, और जो खुद कर सकते हैं उसको रहने दिया जाए। तो ये कहलाता है यूटिलिटेरियनिज्म, कि आपने ये देखा कि यार इन तीन चीजों की यूटिलिटी जो है ना वो कैसे मैक्सिमाइज की जा सकती है, और सोसाइटी को मैक्सिमम फायदा किस तरह पहुंचाया जा सकता है, तो आपने उसी तरह कर दिया। तो जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी ना, उसमें भी यही हो रहा था कि माँ बाप ने सोचा कि यार हमारे पास जो है ना, हमारे पास इतना टाइम है, लेट्स से, ठीक है, और लेकिन इस टाइम का जो बड़ा चंक है ना वो एक बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, तो उसको वो दे दिया जाए, और जो बाकी बच्चे हैं ना उनको थोड़ा थोड़ा भी दे दिया जाएगा तो काम हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो है उसको तो जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो सर्वाइवल मोड से निकल चुका है। तो इस तरह तो उन्होंने अपने जहन से तो बड़ा अच्छा काम किया, और एक फैमिली की सपोर्ट के लिए जो रिसोर्सेज है उनको बड़े अच्छे तौर पे डिवाइड कर दिया। लेकिन हुआ क्या, क्या दूसरा शख्स भी इसको इसी तरह ले रहा है और आपकी बात को इसी तरह समझ रहा है जिस तरह आप कर रहे हैं, या नहीं? तो इसमें आ जाती है फिर दूसरी फिलॉसफी, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की, कि यार चाहे 3 है और हम 3 लोग हैं, तो हमें बराबर बराबर क्यों ना मिले, ठीक है। अगर मेरे पास कोई चीज पहले से है, अगर मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि मैं जो हूँ मैं डिजर्व नहीं करता? तो बच्चे जो होते हैं ना, तो माँ बाप चीजों को एक डिफरेंट एंगल से देख रहे होते हैं, क्योंकि उनकी बहुत लंबी जिंदगी गुजर चुकी होती है। माँ बाप जो है वो 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, तो तब उनके एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, उनकी एक पूरी एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो चुकी है, ठीक है, वो इन बातों को ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। लेकिन बच्चे जो है ना, जो अभी 10, 11, 12, 13, 14 साल के हैं, वो अभी उनकी लर्निंग कहाँ हुई है? वो ज्यादा जो उनकी लर्निंग है वो स्कूल और घर तक ही है। उन्होंने भी प्रोफेशनलिज्म नहीं देखी, उन्होंने अभी नहीं देखा कि बाहर दुनिया में क्या होता है। तो वो उनको जब आप ये चीज समझाने की कोशिश करेंगे तो उनकी समझ में नहीं आएगी। तो उनके लिए जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है ना कि यार सबको बराबर मिलना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप जब आपने कहा ना कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, तो पेरेंट को सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज है ना वो है एम्पैथी। कि यार आप पेरेंट्स की तरह मत सोचें, आप बच्चों की तरह सोचें,
कि यार बच्चे के साथ जब मैं ये करूंगा तो उसको कैसा फील होगा। ठीक है, आप इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ से ना सोचें, आप इसको कॉन्सिक्वेंसेज में सोचें, क्योंकि अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेज तो बच्चा फेस कर रहा है ना। तो व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन देयर शूज, तो फिर आपको पता चलेगा कि यार कभी आपको कोई चीज नहीं मिली या कभी आपको इग्नोर किया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको उसकी जरूरत नहीं थी। तो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दैट यू हैव डेवलप्ड, व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स दैट यू हैव डेवलप्ड। तो जब आप इस तरह एम्पैथी जो है ना, वो दैट इज द स्टेप वन इन पेरेंटिंग, कि जब आप बच्चों के पोजीशन से सोचेंगे ना, तो शायद आपके एक्शन जो होंगे ना वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे एज कम्पेयर टू व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। जी नहीं भाई, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? जी, मैं कहता कि हम बात करते हैं ना कि इमोशनल ब्लॉक्स की, तो किस तरह से इमोशनल ब्लॉक्स जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इमोशनल ब्लॉक जो है वो क्रिएट होना कोई खराबी नहीं है, क्योंकि ये एक नेचुरल बॉडी का एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होता है कि जब कोई बचपन में या कभी कोई ऐसी सिचुएशन हुई हो कि जहाँ पे दैट यू फेल्ट अबैंडन्ड और यू फेल्ट इनएडिक्वेट, ये सारी जो है ना मुख्तलिफ किस्म की फीलिंग्स है, या डिस्करेज हैं या पावरलेसनेस है, ये सारी की सारी मुख्तलिफ किस्म की फीलिंग्स हैं। तो यहाँ पे एक इमोशन जो है वो क्रिएट होता है, और जो कि बाद में आगे जाके उसको वो एक ब्लॉक की शक्ल इख्तियार कर लेता है। मिसाल के तौर पे एंगर इज एन इमोशन है, फियर इज एन इमोशन, या सैडनेस जो है ये इमोशन है, फ्रस्ट्रेशन है, डिसअपॉइंटमेंट इज आल्सो एन इमोशन। तो ये सारे के सारे इमोशन जो है वो किसी भी फीलिंग्स के नतीजे में जन्म लेते हैं, और जो कि बाद में आगे जाके ब्लॉक की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो हमें ये, जब हम क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं ना, तो फिर हमें समझ में आता है कि जब जब एक्शन नहीं आ रहे होता है ना, जब इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही होती है लोगों के अंदर, तो फिर हम उस वक्त जाके देखते हैं कि अच्छा ये इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है या नहीं आ पा रही है, तो इसके इसके बेस से बेस पे इसके क्या क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं। तो जिस मिसाल के तौर पे एक्शन नहीं आ रहा है, मैं आपको एक कहानी सुना रहा था कि एक साहब की दैट ही कॉल्स हिमसेल्फ क्रॉनिक प्रोक्रास्टिनेटर। तो इसका मतलब है कि अब पॉसिबली इमोशनल ब्लॉक जो है ना वो प्रोक्रास्टिनेशन के सूरत में होगा, कि बचपन में ऐसे बच्चे को डिस्करेज किया गया होगा पॉसिबली, यानी उसको उसकी फीलिंग होगी बीइंग डिस्करेज। तब डिसअपॉइंटमेंट जो है ना वो उसका एक इमोशनल आउटकम होता है उस फीलिंग के बेसिस पे। और डिसअपॉइंटमेंट जो है वो इट्स वेरी वेरी मच क्लोजली लिंक टू प्रोक्रास्टिनेशन, कि जी मैं तो कुछ करूंगा तो कोई फायदा तो होने वाला ही नहीं, क्योंकि किसी को तो, दूसरों को तो, यानी मेरी वालदा को तो मेरा काम पसंद ही नहीं आता, या मैं जो है वो अपने जितनी भी मेहनत कर लूँ, मेरे वाले जो है वो तो चाहते हैं कि उनके मेरे मेरे 100% मार्क्स नजर आए उनको या रिपोर्ट कार्ड में। तो ये सारी की सारी बातें जो है ना, ये जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट करती हैं, एंड डिसअपॉइंटमेंट इज एन इमोशन। तो डिसअपॉइंटमेंट जब क्रिएट होता है तो अल्टीमेटली, जरूरी नहीं कि ऐसा हर एक केस में हो, लेकिन हो सकता है कि अल्टीमेटली दिस चाइल्ड में गेट इनटू समथिंग कॉल्ड प्रोक्रास्टिनेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अभी कुछ कुछ अर्से पहले की बात है, मुझे मुझे किसी एक बच्चे से इत्तेफाक हुआ मिलने का। ये बच्चा जो था ये ग्रेड 12 का बच्चा था। तो हम मस्जिद में साथ दाखिल हो रहे थे, तो अच्छा बच्चा बड़ा परेशान। तो मैंने पूछा, यार क्यों, मिलता रहता है ना बच्चा अक्सर, तो मैंने उससे पूछा कि क्या क्या परेशानी है, यानी क्यों इतने फिक्र में जो है वो गुम नजर आ रहे हैं, कि आपको सर झुका हुआ, बिल्कुल शोल्डर्स भी नीचे, और बच्चा आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आ रहा है और अपनी सोचों में गुम। तो फिर कहने लगा कि अब मस्जिद में दाखिल होते हुए कि मेरा जो है ना एग्जाम करीब है। तो मैंने कहा फिर क्या मसला है? तो कहने लगा कि मेरे वालिद को नहीं पता कि मेरा एग्जाम है। तो मैंने कहा अच्छा फिर उसमें क्या मसला है? तो कहने लगा मेरे वालिद को चूंकि मैंने बताया नहीं है, तो इस वजह से जो है ना मैं फिक्रमंद हूँ कि मेरे एग्जाम के रिजल्ट से उनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा इतनी देर में नमाज शुरू लगी, तो मैंने कहा अच्छा नमाज के बाद बात करते हैं। फिर नमाज के बाद मैं उससे कोई 15-20 मिनट जो है वो उससे बात की। तो मैंने जब उससे थोड़ी सी तफसील से बात की कि मसला क्या है आखिर, यानी वालिद को अगर बता देंगे कि कल एग्जाम है तो फिर उसमें प्रॉब्लम क्या है, और अगर वालिद को नहीं पता चलता, थोड़ा सा कोच किया उसको वहीं मस्जिद के खड़े 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 बाहर ना, तो कि वालिद को पता चल जाए तो बस उसमें क्या मसला है, वालिद को पता ना चले तो उसमें क्या मसला है। तो उसने कहा कि असल में जो है वालिद हमारे हैं वो मुझे ब्लेम बहुत करते हैं, कि अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं है, अच्छा नहीं तुम्हारी तैयारी अच्छी नहीं हुई होगी, है तुमने पढ़ा नहीं होगा वगैरह वगैरह। तो मैं उस ब्लेम से जो है ना वो मैं भागता हूँ, और उस ब्लेम की वजह से ना मैं उनको बताने से डरता हूँ कि मेरा कल एग्जाम है। तो मैंने कहा अच्छा था, अब तो एग्जाम तो है कल, तो वालिद को अगर पता चल गया, कहने लगे उनको मोस्ट लाइकली उनको पता नहीं चलेगा, तो क्योंकि वो जो है ना उम्मीद है मेरी तैयारी है अच्छी तो मार्क्स आ जाएंगे। तो मैंने कहा भाई परेशान किस वजह से हो?
तो क्या लगा, उनको पता चल गया कि एग्जाम था और मैं उनको बताया नहीं, तो फिर वो मुझे नाराज होंगे, मुझ पर मुझे ब्लेम करेंगे कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन थी है। तो मैंने कहा अच्छा, तो ये बताओ कि आपके अंदर कोई ऐसी ऐसी कौन सी चीज हो कि दैट यू कैन इफेक्टिवली हैंडल दिस सिचुएशन ऑफ बीइंग एबल टू टेल योर फादर कि आपका एग्जाम है, कल सुबह एग्जाम है। और अब सोचा आप, यानी क्या ग्रेड 12 का बच्चा, वो 15-16 साल का तो बच्चा होगा ना, कम से कम ग्रेड 12 का। तो अब सोचने पड़ गया ना ये बच्चा। तो फिर उसने चंद चंद लम्हे उसने सोचिएगा कि मेरे ख्याल में मुझे जो है ना वो कॉन्फिडेंट ज्यादा होना चाहिए अपने वाले से बात करने के लिए। मैंने पूछा अच्छा कॉन्फिडेंट कैसा होता है। खैर मैं जो आपको बात बता रहा हूँ ना यहाँ पे, वो फिर मैं उसको थोड़ा सा कोच किया, देन ही स्टार्टेड फीलिंग कॉन्फिडेंट। और फिर वो जाके उसने अपनी बात की होगी, नहीं की होगी, मुझे नहीं मालूम इसके बारे में। लेकिन द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू टेल कि बच्चों में अक्सर अगर ऐसा होता है कि ब्लेमिंग फ्रॉम पेरेंट्स कि नहीं तुम्हारी तुम्हारी खराबी होगी, या तुम्हारे अंदर कोई कमी है, इस और स्पेशली पढ़ाई के मामले में ना, वो जो ना बच्चों के अंदर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती है कि जो कि बच्चों में अगेन इम्बैलेंस। और फिर और बड़ी बहन जो है ना उसकी अच्छी पढ़ती है, अच्छा पढ़ती है माशाल्लाह। तो फिर वहाँ पे कंपैरिजन और सब ये सब चीजें जो है ना, फिर उससे मामला जो है खराब होते हैं। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम कहाँ से बात शुरू की थी, हमने बात शुरू की थी कि किस तरह से इमोशनल ब्लॉक्स क्रिएट हो जाते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन फीलिंग्स दैट अ चाइल्ड इज गोइंग थ्रू। तो अगर बच्चों को हमने किसी भी ऐसी सिचुएशन से बचाना है ना, तो हमें सबसे पहले तो कुछ तो नेगेटिव चीज ना, जैसे हम जिसके ऊपर हमने बात की है कि ब्लेमिंग है या कंपैरिजन है या गुस्सा है, चिड़चिड़ाहट है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की चीजें, ये तो सारे डोंट डूज है ना। लेकिन जो हमने जो सबसे पहले जो चीज का एहसास जिसके बारे में करना है हम बच्चों की सही तरबियत में, वो ये कि अगर मेरे बच्चे को मुझसे खौफ हो बात करने में, तो उसको मतलब कि देयर इज समथिंग ग्रोसली रॉन्ग दैट आई नीड टू एड्रेस फर्स्ट। तो एग्जाम्पल्स अगर हम्म। स्टोरीज और भी बहुत सारी हैं, तो हम इंशाल्लाह उसको सुनाते जाएंगे। इमोशनल सेफ्टी। तो आप ये तो आप इस कहें कि बच्चा जो है वो अपने वालिद साहब को बताना नहीं चाह रहा, या सेफ नहीं फील कर रहा कि वो मुझे ब्लेम करेंगे, क्योंकि वो इमोशनली सेफ्टी है नहीं वहाँ पर। तो जो बताएगा तो वालिद साहब जो है उसको ब्लेम करेंगे, इमोशन सेफ नहीं, so he is बिल्कुल। not feeling safe at all, and दैट्स at the करेक्ट। same time he's going to blame him and then compare, oh अच्छा तुम्हारी बहन ने तो ऐसा कर दिया। So that is comparison is being created over there. तो इसका मतलब मैं क्या 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 करें, मतलब मैं ऐसे I was just thinking about communication, यानी कि कम्युनिकेट अगर जो है पेरेंट्स क्लियरली कर लें अपनी एक्सपेक्टेशंस, या फिर कम्युनिकेट कर लें, नॉट दैट कंपेयर, इंस्टेड ऑफ कंपेयर दे कैन कम्युनिकेट, yes, like everyone is unique and they deserve हम्म। a unique place at home. So then when they communicate their expectations, and then they communicate like, this is how we like you because you are unique, not that we are comparing you with the other sibling. अच्छा, इस So बात and को ना, that would actually contradictory hota hoga कि like the father is going to give them, yeah. अच्छा, मैं इसमें ये ऐड कर रहा था कि आपने जो बात की ना कि यूनिक की आपने बात की ना, तो इसको यूनिक के साथ ना यू शुड ऐड स्ट्रेंथ्स एंड टैलेंट्स। यार एवरीवन हैज इट्स ओन स्ट्रेंथ्स एंड टैलेंट, और जो एक्सपेक्टेशन आप ड्राइव करें ना उनके लिए, जो प्लान करें, एक तो वो बेटर कम्युनिकेटेड हो, जैसे कि आपने कहा कि हाँ पहले से पता होना चाहिए, एंड दे शुड बी अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ्स ऑफ द किड। कि यार एक बच्चा है, ठीक है, वो मैथ्स में बहुत अच्छा है, ठीक है, तो आपको लगता है कि उसका कैरियर जो है, जैसे आप अगर उसके बारे में कोई विजन रखते हैं, तो वो उसकी जो स्ट्रेंथ है उसके साथ अलाइन होना चाहिए, और यही जो विजन है वो बच्चे के साथ शेयर भी होना चाहिए, कम्युनिकेट भी होना चाहिए, और उसको आपने ये भी बताना है कि किस तरह से तुम अपनी स्ट्रेंथ्स को जो है ना वो बेटर यूटिलाइज कर सकते हो, अपने पोटेंशियल को किस तरह तुम यूज कर सकते हो कुछ अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करने में, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी कंट्री के लिए, या और जो अपनी अपनी उम्मा है उसके लिए। तो वो आप उसके अलाइनमेंट जो है ना स्ट्रेंथ्स के साथ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इन सब से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना सिबलिंग राइवलरी के हवाले से, जो कि पेरेंट्स को करनी चाहिए, वो ये है कि दे शुड एक्सप्रेस एंड बिहेव इन सच अ वे कि हर बच्चे को लगे कि वो जो है वो इक्वली इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। तो इक्वालिटी जो है ना वो सबसे बेसिक पिलर है सिबलिंग राइवलरी को खत्म करने का। अगर इक्वालिटी नहीं है और आपके जहन में तो है लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, जैसा कि हमने एग्जांपल दी थी कि आप किसी की ज्यादा हेल्प कर रहे हो उसको ज्यादा जरूरतमंद समझ के और किसी की कम हेल्प कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा कि बच्चा उस चीज को इस तरह से परसीव नहीं करेगा और फिर आप उनके जो अंदर जो परसेप्शन है वो यही डेवलप होगा कि ये लोग जो है एक को ज्यादा पसंद करते हैं, एक को ज्यादा फेवर करते हैं और मुझे फेवर नहीं करते और कोई मेरी साइड नहीं लेता। ठीक है। तो इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल ये भी होती है कि एक बड़ा बच्चा और एक छोटा बच्चा, दोनों में जब भी फाइट होती है तो बड़े बच्चे को जो है ना वो सबसे ज्यादा ब्लेम किया जाता है कि यार तुम तो बड़े हो, तुम तो बड़े हो। तो इससे क्या होता है कि इस चीज को इग्नोर कर दिया जाता है कि हो सकता है ज्यादती जो है वो छोटे की तरफ से हो, यानी कि छोटे ने कुछ ऐसा काम किया हो छोटे बच्चे ने जिससे उस बड़े बच्चे का कोई नुकसान हो रहा हो या वो तंग हो रहा हो या उससे परेशान हो रहा हो, उसको फ्रस्ट्रेट कर रहा हो। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना आपको दोनों की बात इक्वली सुननी है और फिर जो है ना आपने डिसाइड करना है कि क्या चीज जो है वो बेहतर है और फिर आप जो है ना एक मुनसिफाना फैसला करेंगे, चाहे वो बड़े के हक में हो या छोटे के हक में हो। तो यू शुड, दोनों हैं तो बच्चे लेकिन यू शुड ट्रीट देम एज एडल्ट्स कि यार दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और दोनों के राइट्स हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि यार एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है और राइट कम है और दूसरे के राइट ज्यादा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है। ये जो इम्बैलेंस होता है ना ये कभी भी काम नहीं करता। इससे बहुत ज्यादा जो है ना लॉन्ग रन में प्रॉब्लम्स आती हैं, जो हमने इतनी सारी कहानियां आपको सुनाई हैं। तो उसके अगर आप बेस पे जाके देखेंगे ना तो आपको नजर आएगा कि ये जो पिलर था ना इक्वालिटी का, इसको जो है ना सबसे ज्यादा ठोकर लगी है शुरू में और ये कभी स्टैब्लिश हो ही नहीं सका। और इसके इस सबसे खतरनाक कॉन्सिक्वेंस इसका ये होता है कि आगे चल के जो नेक्स्ट जनरेशन है ना उसमें भी कभी भी अपने ऐसे लोग जो होते हैं ना वो अपने एम्प्लॉयज को या अपने सबऑर्डिनेट्स को, फिर इनके बाद में जब बच्चे होते हैं तो उन बच्चों को दे डोंट ट्रीट देम इक्वली, क्योंकि उनको लगता है कि यार फेयर जो है ना वो यही है कि यू कैन हैव फेवरेट्स एंड सम पीपल कैन, यानी कि वो पीछे रह जाए, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है, बट आई विल ऑलवेज फेवर माय फेवरेट्स। तो ये एक मेंटालिटी डेवलप हो जाती है जो कि नहीं होनी चाहिए। तो इक्वालिटी और एवरीवन इज इक्वली इम्पोर्टेंट ये आपको एक्सप्रेस भी करना है और ये आपको अपने बिहेवियर से प्रूव भी करना है। तो फिर जो है ना बच्चों के दरमियान जो है ना वो एक राइवलरी कम हो सकती है। तो दूसरी जो चीज थी ना इसके अंदर वो उसके बारे में मैंने शुरू में बात की थी। तो दूसरा पॉइंट जो है वो है कि फैमिली इज अ टीम। ठीक है। तो ये लोगों को रियलाइज कराना है कि यार टीम्स क्या होती है, टीम स्पोर्ट्स में क्या होता है कि आइदर द होल टीम विंस और दे लूज। ऐसा नहीं होता कि यार आपकी टीम में 11 लोग खेल रहे थे सॉकर में, किसी अभी इतने फीफा चल रहा है तो लोगों को ज्यादा सॉकर से ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। ऐसा नहीं हुआ कि यार किसी ने बहुत ही अच्छा खेला हो, किसी टीम का जो कीपर था ना वो बहुत अच्छा था, उसने कोई गोल नहीं होने दिया लेकिन वो टीम जीत गई हो, वो अकेला जीत गया और टीम हार गई हो। ठीक है। तो ऐसा तो नहीं हो सकेगा, हमेशा पूरी टीम जीतती है पूरी टीम हारती है। तो अगेन इसी तरह पूरी फैमिली का जो ओवरऑल वेलबींग होती है ना वो एक हमें जो है ना एक टोटलिटी में भी उसको देखना चाहिए और बच्चों को भी वो दिखाना चाहिए कि देखो यार हम जो है ना एज अ टीम हम विन करेंगे अगर हम 4 लोग खुश हैं और एक जो है ना वो खुश नहीं है, ठीक है, और एक स्ट्रगल कर रहा है, तो इट डजंट मीन के एज अ टीम वी आर विनिंग। ठीक है। तो ये एक दूसरी चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट अगर बच्चों को बताया जाए और इस तरह से लेके चला जाए तो हेल्प मिलती है, फिर राइवलरी जो है ना वो भी हम उसके अंदर कम कर सकते हैं। इसी के अंदर जो है ना एक तीसरा पॉइंट जो इसमें से निकलता है ना ये है कि हर एक की अपनी पोजीशन है अगेन टीम में। ठीक है। गोलकीपर का काम गोल सेव करना है तो स्ट्राइकर का काम गोल करना है। ठीक है। तो आप यहाँ पे वो स्ट्रेंथ वाली बात जो है ना वो रिलेट हो जाती है कि आप हर एक से वही एक्सपेक्ट करें जो कि उसकी स्ट्रेंथ हो। ठीक है। और उसको बेटर कम्युनिकेट करें, बजाय इसके कि आप एक स्ट्रेंथ जनरल स्ट्रेंथ का एक पैटर्न बना लें और सारे बच्चों को जो है ना उसके ऊपर आप वन बाय वन जो है ना जज करें। तो आपने एक तस्वीर देखी होगी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल होता है, उसमें ये कि वो बहुत सारे जानवर हैं, छोटे छोटे से हाथी भी है उसमें, सांप भी है और मंकी भी है, टाइगर भी है, कैट भी है, और एक शख्स खड़ा है वो कह रहा है कि आप लोग का एग्जाम होगा और वो एग्जाम ये है कि पेड़ के ऊपर सबसे ऊपर पहले कौन जाता है। ठीक है। तो ये कुछ लोगों के लिए तो आसान है, कैट के लिए चढ़ना आसान है, लेकिन हाथी के लिए वो उतना ही कोई डिफिकल्ट है। लेकिन हाथी की अपनी डिफरेंट स्ट्रेंथ है ना, राइट, कि वो जो है ना ही हैज पावर, अगर कोई पावरफुल काम होता तो वो जीत जाता। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि किसकी क्या पोजीशन है इन टर्म्स ऑफ हिज स्ट्रेंथ और किस तरह से वो आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं
अपने टीम के यानी फैमिली के गोल के साथ और फैमिली की वेलबींग के लिए। तो ये एक चीज हो गई। आप बताएं, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? ये तो 3 पॉइंट मैंने शेयर कर दिए। तो पेरेंट्स शुड हैप्पीली एक्सेप्ट द इंडिविजुअलिटी ऑफ एवरी चाइल्ड, यानी कि आप हर एक की एक इंडिविजुअलिटी या इनफरादियत होती है, जो कि अगर पेरेंट्स जो है वो उसको अगर एक्सेप्ट कर लें तो देन दे कैन गो फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स। अच्छा, जो आपने बात की ना कि आप हर एक को डिस्कस करें, मतलब हर एक के साथ साथ आप, तो वो उसमें ये बात एक होती है कि बहुत सारे घरों में ना एक टेबल टॉक की तरह होता है कि यहाँ खाने के बाद मेज से बैठ के और बातें कर रहे हैं और दे कम्युनिकेट, और फिर डिसीजन मेकिंग में भी बच्चों के साथ जो है वो उनसे भी उनकी राय भी ली जा रही है, अच्छा और क्या किया जाए, तुम्हारा ख्याल क्या है, और सबके साथ एक सबकी राय शामिल की जाए एंड देन टेक द डिसीजन। तो उसमें हर बच्चे को ये महसूस होता है कि हाँ, आई एम एन इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ दिस फैमिली, और फिर वहां पर एक बिल्कुल। टीम जो है ना वो इवॉल्व करती है और एक फैमिली कल्चर वहां पर इवॉल्व करता है, and that will actually bind the team strongly together. So I think that communication is very important. तो बहुत सारे घरों में ये होता है, बहुत सारे घरों में नहीं होता, तो I think that is a very very important thing that we can have in our home culture, कि एक family जो है वो एक family communication को evolve किया जाए. That will actually help making everyone feel important. Yes, you are important in our house. You have your importance. Your decision is all. Your opinion is also very important. But at the same time, we are actually encouraging them to give their opinion and boosting their self-esteem at the same time. जी, मेरे ख्याल से नैयर भाई ने हमें दोबारा ज्वाइन किया। हाँ, हाँ, मेरे पास शो आ रहा था जिसकी वजह से मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं तो ये दोबारा ज्वाइन किया है। अच्छा, तो हमने थोड़ा सा अपने ऑडियंस से भी पूछते हैं कि उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, कोई ऐसी चीज जो दैट दे माइट हैव नोटिस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कोई कंपैरिजन का, या किसी को फोकस ज्यादा मिल गया, या ब्लेमिंग कल्चर की वजह से कोई ऐसी चीज हुई। सो एनीवन मे लाइक टू शेयर एनी एक्सपीरियंस हियर? एक कमेंट है, as you discussed about equality, लेकिन this comment उसमें कोई क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछा हुआ। अच्छा, सॉरी, कमेंट क्या है, ठीक है, दोबारा अगर बताइए। अगर कोई क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे तो हम उनको इनवाइट कर लेंगे। मेरे ख्याल से किसी ने हैंड रेज किया, तो मुना साहिबा कुछ बात करना चाह रही हैं, तो आप अपना माइक खोल के बात कर सकती हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी, जो बहुत सालों के उसके बाद मैं सीखा वो ये था कि बाज़ औक़ात हम अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं कि बच्चों को एहसास करना चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें हम उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स कम्युनिकेट नहीं कर पाते और हम अपने बच्चों को उस चीज़ में शामिल नहीं कर पाते। जैसे मैं अपनी अगर ज़ाती मिसाल दूँ, तो मेरा सेकंड चाइल्ड जो है वो बीमार रहता था। तो बस यही होता था कि मैं जब छोटे थे जब तो ठीक था, लेकिन बड़े होने के बाद अगर हम अपने प्रॉब्लम्स में उनको इन्वॉल्व नहीं करते या उनको बताते नहीं हैं कि हम किस मुश्किल में हैं, तो फिर यहाँ से बच्चों की एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस शुरू हो जाता है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स शुरू हो जाती हैं कि वो बच्चों को फेवरेटिज्म एक को ज़्यादा मिल रही है सिबलिंग को, दूसरे को कम मिल रही है। ओवर द इयर्स ये मैंने सीखा है कि आप बच्चों को उनकी उम्र के मुताबिक समझाएं कि आपके क्या मसले मसाइल हैं और क्या चीज़ें हैं और उन्हें भी शामिल करें, तो फिर ये चीज़ नहीं आती। फैज़ भाई, एक बड़ा इंटरेस्टिंग, थैंक यू मुन्ना साहिबा, आपके इस कमेंट को शेयर करने का, इस लर्निंग को। जहाँ पर कुछ चैट में काफी सारी कुछ रिस्पॉन्सेज हैं। जी, अस्मा साहिबा कह रही है, अगर बच्चे लड़ाई करें तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? अच्छा, बाकी आपका एक्सपीरियंस क्या बताता है? हथियार छुपा देने चाहिए। अच्छा, मुझे अगर बता बच्चे दें लड़ाई आपको। अगर बच्चे लड़ाई करें, अगर बच्चे छोटे हैं तो उनको लड़ने दे दें, खुद ही
सॉल्व कर लेंगे अगर आपके पास ये ऑप्शन है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि वो आपस में एक दूसरे अच्छा को कोई नुकसान पहुंचा देंगे तो फिर आप इंटरफेयर करें। वरना मुझे लगता है यू जस्ट टेक अ बैक सीट एंड लेट देम हैंडल इट देमसेल्व्स, क्योंकि बच्चों का कोई काज ही नहीं होता जैसे। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग अच्छा एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, नहीं भाई, उससे हाँ पहले बोले बोले, आप कह एक रहे थे चीज बोले। छोटी सी मैं ऐड करता हाँ हूँ, फिर हाँ। आप उस पर एग्जाम्पल बताइएगा। देखिए, एक जो है ना ये लड़ाई जो है ना, इट्स मोर लाइक अ मीटर। ठीक है, तो इस मीटर में ना शुरू में तो ग्रीन होता है, यानी एक इसको मैं ले लेता हूँ कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे, कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, किसी वजह से कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया है, कि किसी को कोई चीज चाहिए थी, उसको नहीं मिल रही, दूसरे को भी वही चीज चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि एक ग्रीन लेवल तक तो आप इट्स फाइन, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स आर गुड। क्योंकि बच्चे अगर आज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सोचेंगे और अपने जो मसाइल हैं उनके अगर आपस में जो है ना उसको रिजॉल्व करना ये आज सीख लेंगे ना, तो इनको आगे चल के बहुत ज्यादा काम आएगा। क्योंकि आगे जाके दुनिया में आपने जो है ना बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करना है और आपके बहुत सारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होंगे। अच्छा, उसके बाद ना जो एक येलो स्केल आ जाता है, अब वो कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो हीट अप होने लगा है उसके अंदर ना थोड़ा सा। अब वो बात जो है ना प्रॉब्लम से निकल के वो पर्सनैलिटी की तरफ मूव होना शुरू हो गई है। तुम हमेशा ऐसा करते हो, तुम ऐसे हो, और इस तरह करके ना। तो यहाँ पे जो है ना आप यहाँ पे आपको जो थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है कि यार जो बात है वो इट शुड रिमेन फोकस्ड ऑन द प्रॉब्लम। ठीक है, आप उनको बच्चों को खुद रिजॉल्व करने दें, लेकिन आप उनको खींच के लाएं, उनका जो फोकस है ना वो पर्सनालिटी से निकाल के प्रॉब्लम की तरफ लेके आए, कि यार एक दूसरे के बारे में बात नहीं करो, प्रॉब्लम के बारे में बात करो। लेकिन अगर यहाँ से आगे चली जाती है बात, अब जो है ना वो एक दूसरे को जो है ना वो समझे कि लान तान जो है ना वो शुरू हो गई है, एक दूसरे की पर्सनैलिटी पे जो है ना अटैक होने शुरू हो गए, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंटरफेयर कराना चाहिए और आपको बताना चाहिए कि यार ये किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट जो था वो प्रॉब्लम जो थी वो क्या थी, एंड नाउ इट इज बिकम एन ईगो फाइट या फिर पर्सनैलिटी प्रॉब्लम। तो वहां से आप वापस लेके आए, बट लेट देम सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम। तो इससे जो है ना उनकी लर्निंग भी होगी और उनकी ग्रोथ भी होगी। जी नहीं भाई, आप कुछ कह रहे थे? ये मैं कह रहा था कि आपने कहा ना कि बच्चों को खुद रिजॉल्व करने दें प्रॉब्लम, ये बड़ी अच्छी बात है। तो मैं आपको एक छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ। एक दफा क्या हुआ कि हमारी दो सबसे छोटी वाली बेटियों में कुछ आपस में पैसों की गाड़ी में थे, हम कहीं सफर कर रहे थे अमेरिका की, तो तफसील याद नहीं है। तो अच्छा नहीं, मैं यहाँ बैठूंगी, मैं यहाँ बैठूंगी, कोने की सीट पे बैठूंगी मैं ये मसला हो रहा था। तो मैंने कहा कि अच्छा भाई ऐसा करो, आप दोनों रिजॉल्व कर लो। तो नहीं, लेकिन बहस जो है वो चल रही थी। पहले तो हमने इंटरव्यू करने की कोशिश की, फिर देन वी डिसाइड टू लेट देम रिजॉल्व बाय देमसेल्व्स। मैंने कहा ऐसा करो, आप दोनों गाड़ी से उतर के खड़े हो जाओ, मीटिंग कर लो और देख लो कि किसने कहाँ बैठना है, डिसाइड कर लो, हम भाई यही ठहरे हुए हैं। तो आप लोग दोनों गाड़ी से बाहर उतर के जो भी डिस्कस करना कर लो। दोनों गाड़ी से बाहर उतर के ठहरे और डिस्कस किया। I think within 30-35 seconds they resolved, came back into the car and then said quietly, no, no, no further discussion, no further problems. तो क्या होता है कि कभी कभी है ना, हमें हमें थोड़ा सा फैसिलिटेट ऑन इश्यूज, resolve their own challenges। तो ये कि जब भी कोई इस तरह का झगड़ा हो तो झगड़े में से प्रॉब्लम को रहने दें, उसमें जो पर्सनालिटी है ना उनको बाहर निकालें। कि जो भी मसला हो ना, तो उसमें अब हम देखते हैं कि अक्सर औकात जो है ना वो बच्चे एक दूसरे को सुनते नहीं है, बच्चे क्या बड़े भी नहीं सुनते एक दूसरे को। तो अगर हम उन दोनों को सिर्फ एक दूसरे को सुनवा दें ना एक दूसरे को, तो वहां पे भी बहुत सारी चीजें जो है वो रिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, यानी एक दूसरे को सुनवा दें और उसके बाद आप पूछें, आप सिर्फ फैसिलिटेट करें उस प्रोसेस को कि अच्छा कि हाउ वी कुड गो फर्दर, तो बच्चे खुद रिजॉल्व करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उनको इतनी कैपेबिलिटी दी है। अच्छा, तीसरी बात ये कि हम तो एनकरेज करते हैं कि हर पेरेंट को कुछ ना कुछ कोचिंग स्किल्स आनी चाहिए, ताकि आप बच्चों से बजाय इसके आप एक ट्यूटोरियल स्टाइल में उनको पेरेंट करें, समझने की सलाहियत पैदा करें। मिसाल के तौर पे आप अपने बच्चे से, अब हम थोड़े दिन पहले खाना खाने गए ना, तो एक बच्चे ने दूसरे के मुतालिक कुछ कहा, तो हमने जो है उससे थोड़ी देर पहले ना हमने एक एक चॉइस मैप शेयर किया था बच्चों से। तो हमने बच्चे से एक दूसरे को हम मुस्कुरा के देखने लगे, तो एक बच्चे ने खुद ही कहा, हम अच्छा तो व्हाट assumptions आर यू मेकिंग व्हेन यू से दिस। तो खुद बच्चे जो है ना, क्योंकि हम assumption की बेस पे बहुत सारी चीजें जो डिसाइड कर रहे होते हैं ना। तो assumptions क्या हैं? वो assumptions are the stories that we tell to our head in our mind, run these stories in our mind and create some level of conclusion based on those stories, and then
that conclusion drives the action or our speech. So इसको आप जब आप बच्चों को empower करते हैं by helping them think, and how do you help them think? By asking some powerful questions. This is the place where you matter. ठीक है, तो ये और भी कुछ क्वेश्चन है फरहीना साहिबा की तरफ से। ये कहती हैं कि what to do if children don't have common interest, then they don't have good understanding because of different personalities. ये तो हर घर में ऐसे ही होता है। कौन से दो बच्चे हर घर के, किसी घर के जो एक ही जैसे होते हैं ना, तो हर बच्चा मुख्तलिफ होता है। तो हर बच्चे की अपनी यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है, हर बच्चे का अपने एक यूनिक इंटरेस्ट होता है। तो यही तो खास बात है कि जहाँ पे आप बच्चों को ये बताते हैं कि वी नीड टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। जैसे फैसल भाई ने थोड़ी देर पहले कहा, टीम है ना, टीम। एक ही टीम में सारे लोग एक ही काम तो नहीं करते ना। अब सारे लोग तो गोलकीपर नहीं होंगे, ये सारे फ्रंट या फॉरवर्ड प्लेयर्स तो नहीं होंगे ना। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीजें कर रहे होंगे बेस्ड ऑन देयर ओन इंटरेस्ट एंड बेस्ड ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ्स। लेवल नहीं करना आपने, लेकिन उनके स्ट्रेंथ्स को आपने उनको आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर लेवरेज करना सिखाना है अपने बच्चों को। तो वहां पे वो दे विल स्टार्ट कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। अच्छा नहीं भाई, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो है रिस्पेक्ट का। कि आपने बच्चों को ये चीज बतानी है कि दूसरों की जो डिफरेंट पर्सनालिटी है ना, तो उसको रिस्पेक्ट करें, ठीक है, एंड वी शुड एक्सेप्ट दैट, रादर देन कि इन ग्रुप आउट ग्रुप एक बिहेवियर बन जाए ना कि यार ये तो मेरे जैसा है, ये मेरे जैसा नहीं है, ठीक है, और जो मेरे जैसा नहीं है वो ठीक नहीं है, और जो सिर्फ मेरे जैसा है, जिसके इंटरेस्ट मेरे जैसे है, वो सिर्फ ठीक है। तो इस इन ग्रुप आउट ग्रुप मेंटालिटी को जो ना आपने डिफीट करना होता है बच्चों में, और एक दूसरे को बताना होता है कि यार हम रिस्पेक्ट करते हैं दूसरे की और एक्सेप्ट करते हैं जो भी उनके इंटरेस्ट है। रादर अगर किसी को कुछ पेंटिंग पसंद है लेकिन दूसरा जो है ना वो सॉकर खेलना चाहता है, तो बोथ आर फाइन, ठीक है। और इसमें किसी को फोर्स करना है कि यार तुम भाई के साथ जाके खेलो या तुम अपने भाई जैसा इंटरेस्ट डेवलप करो, ये जो है ना ये राइवलरी पैदा करता है। क्योंकि यहाँ पे फिर बच्चा ये सोचने लगता है कि यार मेरे इंटरेस्ट की तो कोई वैल्यू नहीं है, और जो वो कर रहा है वही जो है ना उसको फेवर की जा रही है, और मुझे भी वैसा बनाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे जो उसका यूनिक सिग्नेचर है, यूनिक जो आइडेंटिटी है ना, उसको चोट लगती है। तो वहां पे जो है ना बच्चे एक उनकी जो पर्सनालिटी है ना वो थोड़ी सी फिर चेंज होने लगती है, और वो जो है ना अपने आप को कोई कॉम्प्लेक्स डेवलप कर लेते हैं, या तो वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, या फिर उनको ये लगेगा कि जो है ना आई एम नॉट द फेवरेट चाइल्ड, या फिर मैं जो, या फिर उनको ऐसा लगेगा कि मुझे इग्नोर किया जाता है, टाइम नहीं दिया जाता है। तो इस टाइप की जो भी बातें उनके जहन में डेवलप होंगी, तो वो नेगेटिव माइंडसेट को फरोग देंगी, और उससे जो है ना राइवलरी बढ़ेगी, एक दूसरे के दरमियान फिर हसद भी हो सकती है। अच्छा, इससे पहले नहीं भाई आगे जाए, किसी ने कुछ कमेंट्स किए थे, आप वो मिस हो गए। उन्होंने लिखा था, इफ आई टेक अ सिंपल एग्जांपल, लाइक आई एम फीडिंग माय 1 year old and asking 4 year old to feed by herself, ठीक है, शी इज आस्किंग फीड मी टू विद योर हैंड एज यू आर फीडिंग द लिटिल वन टू, सो माय आंसर इज यू हैव ग्रोन now and your sister is younger, so I'm feeding her, what to do in this condition। तो वो जानना चाहती हैं कि ऐसे में जो है ना वो बच्चे को क्या बताएं, teaching the elder one to sacrifice for the younger one every time। तो इसमें आप क्या कहेंगे? इसमें मेरा बड़ा सिंपल सा इसके अंदर एक अपना एनालिसिस है, अपनी एनालिसिस या अपना एक्सपीरियंस है। क्या आप बच्चे से पूछें अच्छा वो चाहता क्या है? बच्चा जो है ना वो ये उस वक्त ये नहीं चाह रहा होगा मोस्ट लाइकली कि आप उसको अपने हाथ से खिलाएं। आप अगर बच्चे से सिर्फ ये पूछें कि अच्छा आपकी क्या नीड है, व्हाट डू यू वांट, तो बच्चा खुद बताएगा। हो सकता है कि बच्चा यही कहे कि आप मुझे हो सकता है कि खाना खिला दें। हो सकता है आपके बच्चे से कि अच्छा मैं अगर आपके साथ बैठ जाऊं तो क्या आप खाना खुद खा लेंगे, वुड यू लाइक दैट? तो बच्चे को आप चॉइस देते हैं, मोस्ट लाइकली बच्चा कहेगा हाँ, अगर बच्चे के साथ मामा बैठ जाएं या पापा बैठ जाएं तो बच्चे खाना खा लेंगे, खुद खा लेते हैं। तो बच्चे को ना अटेंशन चाहिए। तो उसके ध्यान में तो ये बात नहीं आ रही है कि उसको अटेंशन चाहिए, लेकिन उसको ये जरूर समझ में आ रहा है कि उसकी माँ जो है वो दूसरे को तो खाना खिला रही है लेकिन मुझे खाना नहीं खिला रही। राइट, तो ये बड़ी सिंपल सी बात है। अटेंशन की मुख्तलिफ एग्जांपल हो सकती हैं, और बच्चे अटेंशन जो है वो टाइम हमने इसको 12 पहले भी कहा है कि चिल्ड्रन स्पेल लव एज TIME। तो बच्चों को टाइम दें तो, और उनसे पूछ लें, बच्चों से डायलॉग कर सकते हैं, अच्छा आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू नीड। ये सिर्फ यही एक क्वेश्चन है ना कि व्हाट डू यू नीड एट दिस टाइम और व्हाट डू आई नीड एट दिस टाइम फॉर दैट मैटर, ये एक क्वेश्चन इटसेल्फ जो है वो बहुत सारी चीजें जो है वो Solving the issue। तो उम्मीद है कि आप
तो उम्मीद है कि आपका ये जो चैलेंज है ना वो एड्रेस हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा नहीं भाई, यहाँ अच्छा पे एक बड़ा मजे का सवाल आप बच्चे से पूछ सकते हैं ना, कि आपकी जो 4 साल की बेटी है ना, वो इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो आपसे बात कर सकती है। तो आप उससे पूछे कि जब आप छोटी थी तो आपको खाना कौन खिलाता था। ठीक है, तो आप उससे ये कन्वर्सेशन करें, उससे पूछे कि आपको खाना कौन खिलाता है। डेफिनेटली बोलेंगी कि आप खिलाती थी। ठीक है, तो मैं आपको क्यों खाना खिलाती थी, क्योंकि आप खुद से नहीं खा सकती थी। ठीक है, तो आप उसको बताएं कि अब आप बड़ी हो गई हैं, नाउ यू आर मोर स्ट्रॉन्गर। तो आप, हमने जो स्ट्रेंथ्स की बात की ना, तो आप उसकी स्ट्रेंथ्स को रियलाइज करें, उसको जो है ना हाईलाइट करें, अप्रिशिएट करें। तो आप देखेगा बच्चा बोलेगा कि अच्छा, मैं, वो खुद जो है ना कोशिश करेगा खाने की। और आप उसे बताएं कि जैसा तुम छोटी थी तो तुम्हें मैं खाना खिलाया करती थी, तो अब ये छोटी है, मैं इसको खाना खिला रही हूँ। ठीक है, एंड यू शुड बी हेल्पिंग मी इन फीडिंग हर। तो आप देखिएगा कि बच्चों को जब आप थोड़ा सा इस तरह उभारे ना, उनकी स्ट्रेंथ को हाईलाइट करना शुरू करें, तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर हेल्प दे स्टार्ट हेल्पिंग यू आउट। क्योंकि अब उनके ऊपर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है ना, अब आपने उनको बड़ा फील करा दिया है, तो अब वो बड़ों जैसा ही बिहेव करेंगे। अगर आप उन्हें बच्चों जैसा हर वक्त जो है ना वो फील कराते रहेंगे, तो फिर वो, उनकी कोशिश होगी कि वो बच्चों जैसा ही फील करें और वो बच्चों जैसी बातें करेंगे। तो यू शुड स्टार्ट उनको टॉकिंग टू योर एक्नॉलेजमेंट। किड्स लाइक एन एडल्ट। हाँ, नो, यू शुड स्टार्ट टॉकिंग देम लाइक एन एडल्ट। कि जो है ना, अब वो बड़े हो गए हैं, तो वो अब क्या चाहते हैं, जैसे मेरे भाई ने कहा ना कि आप क्या चाहते हैं, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो डायरेक्टली एडल्ट से ही पूछा जाता है। अक्सर हमारे यहाँ, हमारे कल्चर में बच्चों से पूछने का रिवाज नहीं है कि वो क्या चाहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है और काम करता है, क्योंकि आप इसके अंदर बच्चों की आइडेंटिटी को डायरेक्टली आप एड्रेस कर रहे होते हैं, आप उनकी मर्जी पूछ रहे होते हैं। तो वो उनके लिए यही चीज बहुत होती है कि यार, मुझसे कोई मेरे लिए पूछ रहा है। हम्म, और दूसरी के हर बच्चा अलग अलग, उसके अलग अलग लव लैंग्वेजेस होती हैं। वो जैसा छोटे बच्चे को आप खाना खिला दिए, तो आपने बड़े बच्चे को एक्नॉलेजमेंट चाहिए, उसको अप्रिसिएशन चाहिए, उसको डिफरेंट चीज चाहिए। तो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट उसकी इंडिविजुअल नीड्स डिफरेंट है, तो उसको उस अच्छा तरीके से हैंडल करें। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज चलो। थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा। वो ये कि हम जो है जनरली स्पीकिंग पेरेंट्स, हम वी आर नॉट एम्पैथेटिक लिसनर्स। तो यानी हम अपने आप को दूसरों की पोजीशन में रख के सोचते नहीं है आमतौर पे ना। तो इला है कि वो लोगों जो जिन्होंने कॉन्शियसली इसको डेवलप किया हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, होता क्या है, होता ये है कि हम जब जैसे लीडरशिप या एग्जीक्यूटिव कोचिंग में ये बारहा हुआ है। तो हम देखते हैं कि जब इनका लीडरशिप असेसमेंट होता है लोगों का, तो जैसे ये फैसल भाई जो है ना, एक असेसमेंट है जो कि वर्ल्ड वाइड बड़ा रिकॉग्नाइज असेसमेंट है, दैट इज कॉल्ड एमएचएस। इट्स अ लीडरशिप असेसमेंट। तो एमएचएस का एक पूरा प्रोसेस है। तो उस एमएचएस असेसमेंट में से गुजर के जो लोग बाहर आते हैं ना, तो उनको पता चलता है कि ये अपनी लीडरशिप के किन किन एलिमेंट्स में बहुत अच्छे हैं और किन किन एलिमेंट्स में लैक करते हैं, यानी कमजोर है। तो उसमें अक्सर आकर जो बात सामने सामने आती है ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, देखिए वो ये कि लोगों के अंदर एम्पैथी का लेवल कम होता है। अच्छा, ये एम्पैथी होती क्या है? एम्पैथी ये है कि बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन्स पोजीशन, फीलिंग्स, के जज्बात, और आप उसको थोड़ा सा सुन लें। ठीक है, तो अब ये चीजें लोगों में होती कम है। अभी क्यों कम होती है? तो अगर हम देखें ना, तो इसके जो रूट्स होते हैं ना वो जाते हैं में। उनके अंदर नीर भाई की आवाज ब्रेक हो रही है यहाँ पर। नहीं भाई, मैं आपको म्यूट कर देता हूँ क्योंकि आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी। तो बाजी सुमैया, आप कुछ शेयर ये करना अभी चल चाहती हैं? रही है। ठीक है, श्योर। जुमला कंप्लीट कर लिया, वापस आ गया ऑनलाइन। नहीं भाई, आपने जुमला तो आपसे। मैं कह रहा था कि जो इन टीम और आउट टीम की बात कर रहे थे ना। हाँ, अभी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी। अच्छा, जो इन टीम और आउट टीम की बात कर रहे थे वो एक्चुअली एम्पैथी की वजह से होता है। लेट मी कंक्लूड हियर। हम्म। जी, हमने हमने जो बात शुरू की थी, मेरे ख्याल है शुरू में हमारे जो सबसे पहली चीज हमने डिस्कस की स्ट्रैटेजी, वो थी एम्पैथी। कि थिंक लाइक योर किड एंड और स्टैंड इन देयर शूज। कि आपको पता चले कि वो किस तरह सोच रहे हैं और किस तरह परसीव कर रहे हैं चीजों को।
रादर देन आप पेरेंट्स बन के एक बहुत ही हाई लेवल पे सोच रहे हैं। तो आप खाली इस चीज को समझने के लिए आप ये कर लें कि आपका कद अगर 5.5 फुट है और बच्चे का कद अगर 2 फुट का है, तो वो आपको जो कुछ नजर आ रहा है वो उसको नजर नहीं आ रहा है। तो दोनों का विजन जो है ना उसमें बहुत फर्क है। ठीक है, तो उस विजन को सबसे पहले आपने कम करना है, और उसको कम करने के लिए आप बच्चे को उठा तो नहीं सकते, कितनी देर उठाएंगे। तो अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं, अपने बच्चों की हाइट पे आ जाते हैं, एंड देन दे टॉक टू देम विद लुकिंग इन देयर आईज। तो ये है रियल एम्पैथी, कि आप उनके विजन को समझने की कोशिश करें, उनके जहन में क्या चल रहा है उसको समझने की कोशिश करें। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। अच्छा, उसके बाद अब हम क्योंकि कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, तो हमने दूसरी जो बात की थी वो की थी इक्वल इम्पोर्टेंस की। इक्वालिटी जो है ना वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हर बच्चे को जो है ना वो इक्वल फील होना चाहिए, चाहे वो उसका कोई सेहत का मसला है, चाहे वो कोई पढ़ाई में किसी सब्जेक्ट में वीक है, कोई अच्छा है, लेकिन ऑल ऑफ देम शुड फील इक्वली। तो अगर आपके पास 3 सेब आएंगे तो आपने तीनों को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद जो है ना वो आपका टीम वर्क आता है कि हाउ दे हेल्प ईच अदर इन फुलफिलिंग देयर स्टमक विद दीज 3 एप्पल्स। लेकिन एज अ पेरेंट आपका काम यह है कि आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाएंगे। अच्छा, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने इसमें डिस्कस किया था वो था टीम, फैमिली एज अ टीम। ठीक है, कि जिस तरह टीम में डिफरेंट पोजीशन डिफरेंट रोल्स होते हैं, इसी तरह फैमिली के अंदर भी जो है ना डिफरेंट पोजीशंस हैं, डिफरेंट रोल्स हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि वी विल ऑल विन और लूज टुगेदर। ठीक है, कोई एक जो है ना वो खुश नहीं रह सकता जबकि उसकी बाकी जो है ना पूरी फैमिली परेशान हो। तो इसके बारे में तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है ना, कि अगर जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ हो तो पूरा जिस्म जो है वो तकलीफ महसूस करता है। तो ये तो मुस्लिम उम्मा के बारे में। तो सोचे फैमिली जो है ना वो उससे भी ज्यादा क्लोजली निट है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है ना सोचें कि यार ठीक है, अगर एक परेशान है कुछ कर रहा है तो वो इसी तरह रहे एक बच्चा, और बाकी जो है ना वो एंजॉय करते रहे। इट विल नेवर हैपन लाइक दैट। और तो मेरे ख्याल से ये 3-4 पॉइंट्स है जो हमने डिस्कस किए, और एक पॉइंट स्ट्रेंथ्स का था कि हर एक की स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करना। ठीक है, और उनको रिकग्नाइज कराना कि उनकी क्या स्ट्रेंथ्स है, उसको अप्रिशिएट करना, एक्सेप्ट करना, और उसी के मुताबिक उनका विजन और गोल्स प्लान करना जो है ना, ताकि आप जब उनसे बाद में बात करें और उनसे पूछें कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, तो वो उन स्ट्रेंथ्स के ही मुताबिक हो, ना कि आप उनसे जो है ना जैसे किसी हाथी को दरख्त पे चढ़ने का इम्तहान ना ले रहे हो आप। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट थे इंपॉर्टेंट जो इस पूरी कन्वर्सेशन में आए थे। नए भाई और वाजिस भाई, आप कुछ ऐड करना चाहें तो इसमें कर दें प्लीज, तो फिर हम रैप अप कर लेते हैं। नहीं, जज़ाक अल्लाह खैर। आई थिंक आपने सब कुछ ही ऐड कर लिया आपने इसमें। आपने ये भी इसमें रैप अप कर लिया कि कंपैरिजन ना हो, और एक्सेप्ट एवरीवन एज एन इंडिविजुअल, and everyone has got their individual personalities. That is the most important. एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा जिसके बारे में मैंने बात की थी, कि हम अपने अपने आप में भी एम्पैथी, लिसनिंग विद एम्पैथी की डेवलप करें, और अपने बच्चों में भी ये बात सिखाएं कि दे नीड टू लिसन ईच अदर, ताकि उनके आपस में अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो डेवलप हो और बॉन्डिंग उनकी स्ट्रांग हो, ताकि आपके आपस में आगे जाके उनके अंदर राइवलरी और डिफरेंसेस जो है ना वो क्रिएट ना हो। एम्पैथेटिक लिसनिंग जो है ना दैट इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रन एज वेल एज पेरेंट्स। तो ये एक बात थी। अच्छा नए भाई, ठीक है, इससे रिलेटेड कोई हाँ। बुक वगैरह है जो आप शेयर करना चाहें, कोई रीडिंग मटेरियल? बिल्कुल कर सकते हैं। एक तो सिबलिंग्स विदाउट राइवलरी, वो अच्छी किताब है। उसमें सिबलिंग्स विदाउट राइवलरी, ओके। बिल्कुल सिबलिंग्स विदाउट राइवलरी, ये एलेन फेबर और सॉरी एडेल फेबर और एलेन मैजलिश की किताब है। तो इन दोनों खवातीन ने काफ़ी किताबें लिखी हैं उसमें से, और इसी मौजू पे ही लिखी हैं। तो ये अच्छी किताब है सिबलिंग्स विदाउट राइवलरी, ये मैंने पढ़ी है, मेरे पास बुक फॉर्म में भी है, ऑडिबल में भी है ये किताब। और इसके अलावा एक और किताब है जो आई वुड रेकमेंड, कि जो एम्पैथेटिक लिसनिंग के मुतालिक है, और वो है ये इन्होंने किसी ने लिखा है, बुक का नाम टाइप कर दें, टाइप कर दीजिए सर प्लीज, एक मिनट आप यहाँ पे टाइप कर देंगे, सिबलिंग्स विदाउट राइवलरी। मैं टाइप कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। और दूसरी जो है, जो एक पेरेंटिंग के ऊपर अच्छी किताब है, वो है स्क्रीम फ्री पेरेंटिंग, स्क्रीम फ्री पेरेंटिंग। तो ये भी बहुत अच्छी किताब है। ये भी पढ़ने में मुझे पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, और वंडरफुल बुक है। इसमें ये इसमें जो मेन, अगर उस बुक का एक क्रक्स निकाले ना, तो वो कहते हैं कि कनेक्शन बिफोर करेक्शन। किसी के साथ भी करेक्शन करनी हो तो पहले कनेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए।
अच्छा ठीक है। तो ये 2 बुक्स जो है वो अच्छी हैं बहुत और गुड इनफ। और इसके अलावा अगर समवन वांट्स टू डिस्कस एनी स्पेसिफिक चैलेंज, दे आर मोर देन वेलकम टू जॉइन अस एनी टाइम। तो हम फिर आज की खत्म करते हैं, मजलिस से खत्म कर लेते हैं। दुआ पे सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। So,